Hello students, I hope all of you are doing well. So in today's lecture we are going to study about the topic number 2.2 of NCERT, which is concentration terms. So let's get started. Okay, so the first question arises here is what are concentration terms and why are they used? See, जनरल सी बात है कि सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि concentration terms क्या है और वो किस लिए यूज़ हो रही है, मतलब what's the need टू नो द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. उनके बिना काम नहीं चल सकता क्या? सो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है क्या. सो एज यू नो, इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली केम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेज एंड द थिंग्स अराउंड अस आर मोस्टली मिक्सचर्स. एंड वॉट आर मिक्सचर्स? यू ऑलरेडी नो दैट मिक्सचर्स कंटेन 2 और more प्योर सब्सटेंसेज. ओके, तो सिंस हमारे आसपास जो है वो ज़्यादातर थिंग्स है वो मिक्सचर्स हैं, तो इन ऑर्डर टू फाइंड देयर इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो their properties. And we have discussed in our previous lecture that properties of mixtures depends upon their composition. ओके, मतलब मिक्सचर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, एंड यू नो सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, तो इन टर्न सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी कि उसका कंपोजिशन क्या है. तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक टर्म आई है कंपोजिशन. तो लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन मीन्स. सिंस वी आर हियर talking about composition of a solution, so composition of a solution means the relative proportion of the solute and solvent. so जो solute और solvent का relative proportion होगा किसी भी solution में, वो होगा आपका composition of a solution. तो अब क्योंकि हमको पता है हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर्स हैं, दैट इज़ दे आर मिक्सचर्स हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस भी होंगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं. क्यों? क्योंकि कंपोजिशन उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ डिसइंफेक्टेंट. स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे ज़रूर ध्यान दो, और ये जो है आपका आगे चल के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो लास्ट चैप्टर है उसमें भी आएगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम ज़्यादा करने पर उसके यूजेस चेंज हो जाते हैं, या एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं. तो आंसर है फिनॉल. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही, या फिर उसका कंपोजिशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. कंपोजिशन चेंज होने पर उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जा रही है. उसका अगर आप कंपोजिशन या बढ़ा देंगे तो उसका जो रोल ही है वो चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके वाइल 1.5 ppm कॉजेज द टूथ टू बिकम मॉर्टल. जैसे ही आप फ्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जहाँ वो पहले आपको टूथ को प्रिवेंट कर रहा था डीके होने से, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते ही वो उनको ख़राब करने लगेगा, टूथ पे जो है स्पॉट्स आने लगेंगे. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो आपका परसेंट और ppm है वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जाननी है तो हम उसके कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा, और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो 2 तरीके से स्टडी किया जा सकता है. वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द अदर वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो ये 2 टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली आपके वाइवा में बहुत बार पूछी जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो इन दोनों को समझते हैं. अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सैम्पल है या आपका कोई भी सॉल्यूशन है उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब उनके नाम क्या है, वो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बताएगा. जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सॉल्ट एनालिसिस. सॉल्ट एनालिसिस जो आपने क्लास 11th में किया होगा उसमें आपको क्या होता था कि एक अननोन सॉल्ट देते थे और आपको कहते थे कि फाइंड एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन इट, कि इसमें क्या क्या एसिडिक और बेसिक रेडिकल है उसे फाइंड करो. तो आप उसको फाइंड करके बताते थे कि इसमें ये एसिडिक रेडिकल है और ये बेसिक रेडिकल है. तो ये हुआ हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो बताएगा कि आपके जो किसी भी सैम्पल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब उनका नाम क्या है. वही दूसरी तरफ आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है जो आपका अमाउंट बताता है. क्वालिटेटिव से आपने बताया क्या प्रेजेंट है, पर क्वांटिटेटिव आपको बताएगा कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. जैसे 3 ग्राम है, 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, मतलब उसकी क्वांटिटी बताएगा. वो होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक एग्जांपल है टाइट्रेशन, जो आपने क्लास 11th में प्रैक्टिकल में किया था. आपको याद होगा टाइट्रेशन में क्या करते थे, हम आपको अननोन कॉन्सेंट्रेशन का एक सोल्यूशन देते थे और आप उसका
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिटरमिन करते थे, और आपका आंसर्स जो है लास्ट में ऐसे आता था 0.01 मोलर और 0.02 मोलर। तो आप एक तरीके से उसकी क्वांटिटी बता रहे थे कि ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, मतलब इसमें इतना सॉल्यूट इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस समझ आ गया। तो अब क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज़ के लिए स्टडी करना है सॉल्यूशंस को, तो हम उनका कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट पता करें कि कितने अमाउंट में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और उसी के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो फॉर डिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस क्वांटिटेटिवली वी यूज़ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली डिटरमिन करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हम कंपोजिशन को क्यों स्टडी करते हैं, सबसे पहली बात, और दूसरा कैसे स्टडी करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्यों यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट वी यूज़। सो द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज़ मास परसेंटेज, एंड इसको हम वेट बाय वेट भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, और समटाइम्स हम यहाँ पे आपने देखा होगा बुक में लिखा होता है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता है सोल्यूट क्या होता है, आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है। तो ऊपर आएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है। नीचे आएगा आपका टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास प्लस करके आएगा, इनटू 100। तो अब इसका क्वेश्चन जो है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, नाउ डिटरमिन द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पता है सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज 20 ग्राम, ओके। आपको पता है सॉल्वेंट क्या है, वाटर 80 ग्राम। आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहला काम इसका फॉर्मूला लिखो, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू मास ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमारा सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सबसे पहला काम आता है आपको फॉर्मूला लिखने का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ क्या है, ग्लूकोज का मास कितना गिवन है, 20 ग्राम, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, सोल्यूशन का मास है, तो आपका जो सोल्यूशन का मास होगा वो होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड करके। तो आपका सोल्यूशन कितना हुआ, 20 + 80 इक्वल्स टू 100 ग्राम इंटू 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 20%। तो आपका मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आ रहा है यहाँ पर 20%। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका 11th में भी था, तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि ये मास परसेंटेज आपको एग्ज़ाम में निकालना आए, क्योंकि 11th में ऑलरेडी था, ये 11th में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको ये नीचे जो लाइन लिखी है इनका मतलब क्लियर होना चाहिए माइंड में। क्या लाइन है, आपको कई बार क्वेश्चंस में गिवन होगा 20% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, मतलब कि जो ग्लूकोज वाटर में है वो 20% है, आगे लिखा होगा बाई मास। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाई मास का मतलब है ये उसका मास परसेंटेज गिवन है। और दूसरे तरीके से ऐसे गिवन हो सकता है कि 20% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन वेट बाई वेट। तो इस वेट बाई वेट का मतलब है मास परसेंटेज गिवन है। तो अब इसको समझना आपको आना चाहिए कि 20% का मतलब ये है कि आपको पता है मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ऊपर क्या होगा, ग्लूकोज का मास। तो 20% का मतलब है ग्लूकोज का मास कितना है यहाँ पे 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो इसका मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज़ वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम कई बार V/V भी लिखा हुआ होता है, दैट इज़ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें भी इसकी डेफिनेशन है, ऊपर भी आपकी वॉल्यूम होगी सॉल्यूट की, नीचे वॉल्यूम होगी आपकी सोल्यूशन की इनटू 100। नाउ इसको भी एक लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो द क्वेश्चन इज 20 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 80 ml ऑफ वाटर, डिटरमिन द वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप ऊपर लिखेंगे आपका फॉर्मूला, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितनी गिवन है 20 ml, आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इथेनॉल प्लस वाटर, दैट इज़ 20 ml प्लस 80 ml इक्वल्स टू 100 ml, और आगे क्या आएगा इनटू 100। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20%।
तो आपका ये 20% जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम परसेंटेज है। अब आपको अगेन ये सॉल्व करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है 20% इथेनॉल इन वाटर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ओके, या फिर लिखा है 20% इथेनॉल सॉल्यूशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसका मतलब है आपके वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, पहली बात। दूसरा, ऊपर क्या होता है इथेनॉल का वॉल्यूम, तो इथेनॉल का वॉल्यूम क्या हुआ 20 ml, और नीचे क्या होता है आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हुआ 100 ml। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब है 20 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, सो ये आपका था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो तीसरा है वो है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम कई बार ऐसे लिखा देखते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, इसमें ऊपर होगा मास, नीचे होगा वॉल्यूम, ऊपर होगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नाउ इसमें भी आपको ये एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको दिया है 0.9% NaCl सोल्यूशन, आगे लिखा है वेट बाई वॉल्यूम, उसका मतलब है ऊपर होगा मास ऑफ सोल्यूट दैट इज़ NaCl, तो ऊपर मास कितना है 0.9 ग्राम NaCl, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी होगी 100 ml। तो इस लाइन का मतलब है 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। तो ये तीन थी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बार बार क्वेश्चंस में यूज़ होगी, वो है मास परसेंटेज। तो आप इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए माइंड में, और इन लाइंस का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। नाउ अब एक बार फिर से हम एक बार उनको रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में मिले 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये वेट बाय वेट है, ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास होगा। तो ऊपर मास कितना हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज, और नीचे सॉल्यूशन का मास कितना हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो ऊपर वॉल्यूम कितनी हुई 10 ml ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और अगर ऐसे लिखा है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है ऊपर मास होगा ग्लूकोज का दैट इज़ 10 ग्राम, और नीचे वॉल्यूम होगी सोल्यूशन की दैट इज़ 100 ग्राम। तो 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन। ओके, नाउ अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। तो मैंने जैसा आपको कहा कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इन तीनों में से वो होगी आपकी मास परसेंटेज। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। तो लेट जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। सो योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको यहाँ मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। सो द फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहला आपका क्वेश्चन में काम होता है आप गिवन लिखिए। तो आपको गिवन क्या है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना गिवन है 122 ग्राम। अब यहाँ पर आप मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आपको मास परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है। तो वो क्या होगा मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कितना हुआ 22 + 122 इक्वल्स टू 144 ग्राम। अब आप बस आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई, सीधा फॉर्मूला रखिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सो सिंपल है, मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 144 ग्राम इंटू 100। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15.3%। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ सॉल्व करने की। जब भी आपको ऐसी कैलकुलेशंस करनी हो तो आप कोशिश करिए कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक किसी नंबर से कट कर दें। ओके, तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 22/144 किससे कट सकता है, चांसेस है कि 11 से कट जाए। बस आप अगर 144 को 143 कर देते हैं तो अगर आप एक नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उससे आपके आंसर्स में इतना कुछ चेंज नहीं आएगा। तो अब आप अपने क्या करिए, इसको एज्यूम करिए कि आपको जो गिवन है वो 22 डिवाइडेड बाय 143 है। अब आप इसको 11 से कट कर दीजिए तो ऊपर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 13। तो जो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी वो सिंपल हो जाएगी, दैट इज़ 2 × 100 डिवाइडेड बाय 13। तो 200 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 15.3%। सो अपनी कैलकुलेशंस को ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ दिस इज़ द स्लाइड फॉर योर DIY, दैट इज़ डू इट योरसेल्फ।
ओके, सो आपका आज का डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है कि आपको जो अबव क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालनी है. तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. So I hope today's lecture you will find today's lecture interesting and knowledgeable. So I'm going to end my slide with the quote of the day or thought of the day, that is, when you feel like quitting, think about why you started.